आज यानी कि मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है। दुनिया भर में इसे हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आज ही के दिन साल 1948 में संयुक्त राष्ट्र सामान्य महासभा ने मानव अधिकारों को अपनाने की घोषणा की थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा साल 1950 में की गई। मानव अधिकार दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और सभी तरह के भेदभाव को रोकना है। मानवाधिकार में मूलभूत अधिकार है जिनकी वजह से इंसान को नस्ल, रंग, जाति, धर्म, लिंग, भाषा और अन्य विचारधारा आदि के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। साथ ही इन्हें देने से भी वंचित नहीं किया जा सकता है। इसमें सभी प्रकार के अधिकार भी शामिल है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के संविधान में मानव अधिकार कानून आज तक मूलभूत अधिकार नहीं बन सका है। इस वजह से भारत में तमाम तरह के भेदभाव आए दिन दिखाई देते हैं, जिसके कई दुष्परिणाम भी हम देख चुके हैं। इसी को लेकर एनलाइटन न्यूज़ की ओर से आज एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर के एक संबोधन से जुड़े वीडियो के जरिए मानव अधिकारों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे तो इसमें आपको मानव अधिकारों से जुड़ी कई ऐसी बातें मालूम होंगी जो आज तक आपने कहीं पर भी नहीं सुनी होंगी। इसके अलावा इस वीडियो के माध्यम से हम यह भी बताना चाहेंगे कि विजय मानकर ने मानव अधिकारों को मूलभूत अधिकार बनाने के लिए जो बिल तैयार किया है उसके प्रावधानों का भी जिक्र किया गया है। यानी कि भारत में मानव अधिकारों को वास्तविक तौर पर साकार करना है तो संविधान में सकारात्मक संशोधन करना पड़ेगा, तब जाकर भारत के 130 करोड़ लोगों के अधिकार गारंटेड हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। पेश है एनलाइटन न्यूज़ की एक विशेष रिपोर्ट। ह्यूमन राइट्स ये मैग्ना कार्टा के बाद अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस और उसके बाद फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन और उसके बीच में ब्रिटेन में जो वेरियस बिल्स का डिक्लेरेशन हुआ राइट्स का, उसके बाद दुनिया में ह्यूमन राइट्स ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट है जिसने दुनिया के अंदर राइट्स की पूरी थियोरी को, प्रिंसिपल्स को और उसके कंसेप्ट्स को और एप्लीकेशन को चेंज किया। क्या बेसिक बात है जिसको ह्यूमन राइट्स ने जो है वो चेंज किया? फंडामेंटल राइट्स ये अगर उसकी आप स्ट्रिक्टली प्रिंसिपल्स में जाएंगे तो फंडामेंटल राइट्स कैन बी क्लेम्ड ओनली अगेंस्ट द स्टेट यानी आपको सिंपली समझाने के लिए कि जो आपकी पार्लियामेंट है या असेंबली है या ग्राम पंचायत तक के जो व्यवस्था है भारत सरकार से लेकर वो स्टेट होती है। स्टेट की डेफिनेशन में जुडिशरी भी आती है, भले अभी क्योंकि मैं अमेंडमेंट किया तो आर्टिकल 12 में ये जुडिशरी का इनकॉर्पोरेशन नहीं है तो मैंने उसको जुडिशरी में भी इनकॉर्पोरेट किया स्टेट की डेफिनेशन में। मेरे हिसाब से स्टेट की डेफिनेशन में भारत सरकार और राज्य सरकारों के वो तमाम ऑफिसर जो भारत के बाहर काम करते हैं वो भी स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स है बेसिकली दे कैन बी क्लेम्ड अगेंस्ट द स्टेट एंड मोस्टली द फंडामेंटल राइट्स दे आर अवेलेबल टू द सिटीजन्स। लेकिन जो मानव अधिकार होते हैं, मानव अधिकार केवल स्टेट के अगेंस्ट में ही क्लेम नहीं किए जा सकते। मानव अधिकार स्टेट के अलावा मानव अधिकारों को प्राइवेट सेक्टर के अगेंस्ट में, प्राइवेट कंपनीज के अगेंस्ट में, प्राइवेट एंटिटीज के अगेंस्ट में, ज्यूरिस्टिक्स पर्सन्स के अगेंस्ट में भी क्लेम किया जा सकता है, धार्मिक संस्थाओं के अगेंस्ट में भी क्लेम किया जा सकता है। और मानव अधिकार केवल नागरिकों को ही अवेलेबल नहीं होते हैं, मानव अधिकार नागरिकों के साथ साथ तमाम मनुष्यों को, तमाम मानव को अप्लीकेबल होते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स। और ये मैं समझता हूँ कि ह्यूमन राइट्स का जो इवोल्यूशन हुआ वर्ल्ड में, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण इवोल्यूशन था जो हमारे संविधान में आने की ज़रूरत थी। किसी मेजर वजह से वो मिसिंग था और मैंने जब मैं ह्यूमन राइट्स को डिटेल में पढ़ रहा था कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा, तब ये बात मुझे ध्यान में आई कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जब तक ह्यूमन राइट्स को हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम ना भारत सरकार को बाइंड कर सकते, ना प्राइवेट सेक्टर को बाइंड कर सकते, ना तो नॉन स्टेट एक्टर्स को बाइंड कर सकते हैं। और इसलिए जो है ये अमेंडमेंट को करने का मैंने फैसला किया और केवल 7.5 दिनों के अंदर में ये अमेंडमेंट का बिल लिखा है।
ये सीक्रेट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ओनली इन 7.5 days। लेकिन 7.5 दिन में आप लिखने जाओगे तो दिक्कत होगी, तो इसलिए जो है, क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस करते हुए बताया कि लगभग 40,000 पेजेस का अध्ययन है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस का और ह्यूमन राइट्स के ऊपर। उसके बाद ये लिखने में जो है ये आसानी हुई, ये एक महत्वपूर्ण बात है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है और जिन पागल लोगों ने ये 9 अगस्त को जो हरकत की, मैं समझता हूँ वो मेंटली अनफिट है और वो शायद जो है वो भारत के नागरिक जो है अभी है, हम मानते हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट दिया, इस बात को वो भूल गए। अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोसीड होना चाहिए, एफआईआर हुई है, उसके हिसाब से जो एक्शन होना है वो होगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब संविधान को अमेंडमेंट करने का प्रोविजन है तो संविधान को जलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने अभी भी कहा कि भाई बीजेपी की गवर्नमेंट अभी दोनों हाउस में मेजॉरिटी में है, अगर उनको लगता है तो वो भारत के संविधान को अमेंडमेंट कर सकते हैं। और मैं आज फिर से नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहा हूँ और भागवत जी को चैलेंज कर रहा हूँ कि आपके दिल के अंदर बहुत कुछ है, मुझे मालूम है, आपके दिल में बहुत कुछ है, मुझे मालूम है। आप फिर चाहो तो इधर ये हरकत करना बंद करो, एक काम करो, कल स्पेशल सेशन बुला लो और भारत के संविधान को अमेंडमेंट करने की कोशिश करो, जो आप गलत ढंग से करना चाहते हैं। और विजय मानकर आपको इंडिया में दिखाएगा कि विजय मानकर क्या कर सकता है आपके साथ। आज भी मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आप पार्लियामेंट बुला लो, स्पेशल सेशन बुला लो। ये आपके जो चिल्लू पिल्लू है, जो आरएसएस के काली टोपी वाले, उनको संविधान की कॉपी देके जलाने की तकलीफ मत करो। भागवत जी एक काम करो, आप आज ऑर्डर दो कि बीजेपी की गवर्नमेंट पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाए और जो जो उनको अमेंडमेंट करना है उसका अमेंडमेंट का बिल मूव करे। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैंने वार्निंग दिया, मैं आपकी गवर्नमेंट को इंडिया में उल्टा लटका दूंगा, ये बात आप ध्यान में रखें। मैं उल्टा कैसे लटकाऊंगा इसका सीक्रेट मैं आपको नहीं बताता। कुछ बातें ऐसे कि वो सीक्रेट है, क्या रहने चाहिए, सीक्रेट रहनी चाहिए, लेकिन इसकी तैयारी अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने कर ली है। और मैं आपको कह रहा हूं कि ये लोग संविधान की कॉपी ऐसे जला सकते हैं आपको उत्तेजित करने के लिए, आपको टेस्ट करने के लिए, लेकिन इनकी मां में दम नहीं है कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को गलत ढंग से चेंज कर सके। मैं आपको कह रहा हूं उसके कुछ रीजंस है और वो रीजन है, मैं पहले भी चंद्रमणि नगर में इसको बोल चुका, पिछले 3 महीने से मैं संविधान पर बहुत कुछ बोल चुका हूं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जब तक रहेगा और जब तक यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स का इंटरनेशनल लॉ प्रिवेलिंग है, तब तक इंटरनेशनल लॉ के जस्ट कोजेंस के प्रिंसिपल के अनुसार आप डिरोगेटरी अमेंडमेंट नहीं कर सकते अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। ये प्रिवेलिंग पोजीशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। इसलिए बीजेपी की गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो भी वो गलत ढंग से एक लिमिट के आगे कॉन्स्टिट्यूशन को बदल नहीं सकती। हाँ, उसके इम्प्लीमेंटेशन में जरूर जो है वो गड़बड़ कर रही है। उसके रीजंस है, कुछ रीजंस आपको एडवोकेट नितिन मेश्राम जी ने बताए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंटेशन के बाइंडिंग प्रोविजंस का कुछ जो है वो वीकनेस है, वो उन्होंने बताया, इस पर मैं और बोलूँगा। ये पहली पोजीशन है। लेकिन क्योंकि मैं मानव अधिकारों की बात कर रहा हूँ और हमारी संविधान सभा में 299 लोग थे, तो मैं इस बात को, हिस्ट्री को खोजने लगा कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स वर्ड क्यों नहीं आया। एग्जैक्टली ह्यूमन राइट्स तो 66 के बाद ही इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स डेवलप हुआ, तो मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशंस में 1966 के बाद ही सिस्टमेटिक ढंग से आए हैं, जिसको हम फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन राइट्स कहते हैं। फर्स्ट जनरेशन राइट्स जिसको सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स कहा जाता है, यानी नागरिक और राजनीतिक अधिकार कहा जाता है। सेकेंड जनरेशन यानी इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, यानी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, ये कहा जाता है। तीसरा कलेक्टिव राइट्स यानी सामूहिक अधिकार। तो ये जो 3 जनरेशन के फंडामेंटल राइट्स है, ये तो 1966 के बाद जो इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स जब डिक्लेयर हुआ और दुनिया में उसके विभिन्न देशों ने, 170 के आसपास देशों ने उसको भी रेटिफाई किया है, उसके बाद दुनिया के वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस में सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के राइट्स आए। लेकिन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स ये वर्ड, मेरा ऐसा मानना है कि प्रियम्बल में आ सकता था, लेकिन वो प्रियम्बल में छूटा नहीं आया।
इसकी जब मैं हिस्टोरिकल खोज करने लगा, मेरी आदत है, मैं हिस्ट्री का भी स्टूडेंट हूँ, और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते पढ़ते जब मैं डिटेल में गया तो मुझे इसमें 4 ब्राह्मणों की साजिश नजर आई। 4 ब्राह्मणों की साजिश नजर आई। एक तथाकथित बिजनेस कम्युनिटी की, बनिया कम्युनिटी के व्यक्ति की साजिश नजर आई, और एक गलती हमारे ओबीसी के लीडर थे उनसे भी हुई है। ऐसे 6-7 लोगों का इसमें बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स ये वर्ड नहीं आना चाहिए करके संविधान सभा के अंदर कॉन्स्पिरेसी की। उन लोगों का नाम मैं आप लोगों के आगे डिक्लेयर कर रहा हूं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री मैं जानता हूं, इसलिए इसको बोलना जरूरी है। नंबर 1 उस व्यक्ति का नाम है वीटी कृष्णमाचारी। नंबर 2 उस व्यक्ति का नाम है सर आरकोट रामास्वामी मुदलियार। नंबर 3 उस व्यक्ति का नाम है BN राव, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। नंबर 4 उस व्यक्ति का नाम है मैडम विजया लक्ष्मी पंडित। उसके बाद उस व्यक्ति का नाम है हंसा मेहता, और उसके बाद ये व्यक्ति का जो नाम है, मैं समझता हूँ मैंने 6 नाम आपको लिए, बाकी मिसलेनियस है, लेकिन ये जो नाम है, फिर मैं कह रहा हूँ वीटी कृष्णमाचारी, मिस्टर मुदलियार, विजया लक्ष्मी पंडित, हंसा मेहता, ये 4 लोग, और BN राव, ये मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा इसमें जो है वो रिस्पॉन्सिबल है भारत के संविधान में ह्यूमन राइट्स नहीं लाने के लिए। क्यों ह्यूमन राइट्स हमारा वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मिस हुआ, इसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र का चार्टर डिक्लेयर हुआ तो हमारे देश के 2 लोग थे जिन्होंने इसको साइन किया। जून 1946 को, 25 जून 1946 को मिस्टर वीटी कृष्णमाचारी और मिस्टर मुदलियार, ये दोनों भारत के तरफ से, तभी भारत आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन ब्रिटिश इंडिया के तरफ से इनको भेजा गया था, और सैन फ्रांसिस्को के अंदर इन्होंने ह्यूमन राइट्स को साइन किया, UN चार्टर को साइन किया। ये दोनों संविधान सभा के मेंबर थे, लेकिन संविधान सभा में हमने चार्टर को साइन किया, और चार्टर केवल इंटरनेशनल ऑर्डर एक इंस्टीट्यूशन नहीं बना है, वो ह्यूमन राइट्स के लिए भी है। इसके विषय में संविधान सभा में एक भी वर्ड इन लोगों ने नहीं कहा। ये पहला दोनों का मिसशिफ है जिसको मैं आज आप लोगों के आगे बता रहा हूं। दूसरी बात, हंसा मेहता का नाम बड़े लेवल पे आता है, क्योंकि हंसा मेहता एकमात्र महिला रिप्रेजेंटेटिव थी जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स दिसंबर 1948 को जब डिक्लेयर हो रहा था पेरिस के अंदर में, और उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी की जो चेयरमैन थी, ह्यूमन राइट्स को जो डिक्लेरेशन है UDHR 1948 जिसको कहा जाता है, उनकी चेयरमैन थी इलिनोर रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की जो थे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उनकी वाइफ थी, वो उसकी चेयरमैन थी। हंसा मेहता भी वहाँ पर थी। हंसा मेहता मैडम जो है, उन्होंने ऐसा UN के रिकॉर्ड्स में रिकॉर्डेड है कि ऑल ह्यूमन बींग से जो वर्ड आया, ऑल मैन एंड वुमेन जो अलग अलग वर्ड था, ये जो वर्ड आया कि ऑल मैन एंड वुमेन नहीं होना चाहिए, ऑल ह्यूमन बींग्स होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स जेंडर न्यूट्रल है, इसका सजेशन हंसा मेहता ने दिया। ऐसा UN के रिकॉर्ड्स में भी अवेलेबल है, भारत के हिस्ट्री में भी लिखा गया है। लेकिन मैडम संविधान सभा की भी मेंबर थी, वहाँ पेरिस में तो बोली, लेकिन भारत में दिल्ली में आके कुछ नहीं बोली। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मिसशीफ था उनके पार्ट पर। BN राव, जिनका पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन अक्टूबर 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी को दिया, जिसमें 240 सेक्शंस थे और 13 शेड्यूल्स थे, जिन्होंने प्रिलिमिनरी रोड्स दिए फंडामेंटल राइट के ऊपर। अमेरिका में उनको स्पेशली भेजा गया था, यूरोप में उनको स्पेशली भेजा गया था। वो दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस को देखते रहे, वो दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजंस को बताते रहे, लेकिन ह्यूमन राइट्स का प्रोविजन UN चार्टर में है, ये उन्होंने जिक्र नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू, जो विजया लक्ष्मी पंडित के भाई थे और भारत के प्रधानमंत्री थे, और फॉरेन मिनिस्ट्री उनके अंडर थी क्योंकि वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनको ये बात की जानकारी थी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र का नाम तो लिया, पर संयुक्त राष्ट्र के अंदर मानव अधिकारों का प्रोविजन है, इसको ओमिट कर दिया। ये 6 लोगों की कॉन्स्पिरेसी के वजह से भारत के संविधान में ह्यूमन राइट्स जो है वो नहीं आया। लेकिन 2 लोगों को मैं थैंक्स देना चाहूँगा।
एक केटी शाह जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर का जिक्र किया, उन्होंने उसके तरफ संविधान सभा का ध्यान आकर्षित किया और पूरी संविधान सभा में ह्यूमन राइट्स ये वर्ड इस्तेमाल करने वाला केवल एक ही व्यक्ति है। उस व्यक्ति को भी मैं धन्यवाद दूंगा। के मुंशी, भले वो ऑर्थोडॉक्स थे, कंजर्वेटिव थे, पर उन्होंने फंडामेंटल राइट्स के इसमें ह्यूमन राइट्स वर्ड होना चाहिए ये सजेस्ट किया था, पर ये चीज़ें नहीं हो सकी। ये संविधान सभा की ये मिसचिफ जो हुई है और ये जो गलतियाँ हुई है, जो डेलिबरेटली यहाँ के ब्राह्मणिकल लोगों ने मानव अधिकार इस वर्ड को संविधान में नहीं आने दिया, इसका ये नतीजा हुआ कि आज हम भारत के अंदर में, आज हमारे देश के संविधान में फंडामेंटल राइट्स तो है पर ह्यूमन राइट्स नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा वीकनेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन लोगों के वजह से रह गया। इस बात को मैं समझता हूँ कि रिमूव करने की ज़रूरत है। मानव अधिकारों में ये जो बिल मैंने लाया है, इसमें मेन चीजें क्या है ये मैं आपको बताना चाहूंगा और मैं आपसे निवेदन करूंगा। ये इंग्लिश में है। कुछ लोगों ने बोला सर आमच्या सामान्य लोकांसाठी काही मराठीमध्ये नाही काय, तर मला माफ करा, सामान्य लोकांसाठी मराठीमध्ये भाषांतरण करण्यासाठी मला तरी वेळ नाही। कमीत कमी महाराष्ट्राचे एवढे मराठी साहित्यिक आहेत, त्यांना तुम्ही पुरस्कार देता, मला तर पुरस्कार दिलाच नाही तुम्ही आजपर्यंत। एखादा साहित्यकारांना सांगा की मानकर सरांनी हे बिल लिहिलं, त्याचं ट्रांसलेशन करा, पण हे कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमन राइट्स की बात मराठी में नहीं हो सकती, हिंदी में नहीं हो सकती। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर क्यों सक्सेस हुए ये मैं बार बार कहता हूँ। भारत में और भी पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन बाबा साहब इसलिए सक्सेसफुल हुए क्योंकि वो कोलंबिया में पढ़े, वो जाकर जो है वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स या ग्रेसिन्स में पढ़े। अगर बाबा साहब अम्बेडकर यूरोप और अमेरिका में नहीं जाते, इंग्लिश को हिंदी नहीं पढ़ते, तो बाबा साहब शायद जितने भी पढ़े होते नागपुर यूनिवर्सिटी के पीएचडी से ज़्यादा आगे नहीं जाते। जोक कर रहा हूँ, आप लोगों को ये लगेगा महाराष्ट्र नागपुर यूनिवर्सिटी की पीएचडी या हमारे देश की पीएचडी कैसी होती है, इसका अध्ययन आप लोग करो, मैं नहीं कहता हूँ। लेकिन क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर यूरोप और अमेरिका में पढ़े और क्योंकि उनकी इंग्लिश पर मास्टरी थी, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर इतना बड़ा काम कर पाए। मैं बार बार कहता हूँ, मातृभाषा को दिल में रखो, अंग्रेजी को दिमाग में रखो। मातृभाषा को दिल में रखो, अंग्रेजी को दिमाग में रखो और राज ठाकरे को परमानेंट रिटायरमेंट दो। राज ठाकरे को परमानेंट रिटायरमेंट दो, क्योंकि मराठी का कोई ज्यादा काम नहीं है। तो इसलिए जो है इंग्लिश में शायद जयपाल सिंह अगर ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़ते तो शायद जयपाल सिंह भी संविधान सभा में इतने एक्टिव नहीं होते थे, ये बात है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं मोटी मोटी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं इस बिल की। आप काउंटर पे वो अवेलेबल है, आप उसको ले सकते। एक संविधान की कॉपी आप हाथ में लीजिएगा, बिल को बाजू रखिएगा और देखिएगा कि क्या क्या चीजें अमेंडमेंट की है। मैं आपको मोटी मोटी बात बता रहा हूं। पहली बात जो मैंने इसमें किया है वो ये कि मानव अधिकारों को पूरे स्टेट यानी केवल भारत सरकार और पार्लियामेंट नहीं, केवल राज्य सरकार और पार्लियामेंट नहीं, केवल लोकल सेल बॉडी नहीं, स्टेट की डेफिनेशन में मैंने जुडिशरी को इंक्लूड किया है। क्यों इंक्लूड किया है? क्योंकि अभी यदि हम अपना आर्टिकल 12 को देखते हैं तो वहां आप पाएंगे कि स्टेट की डेफिनेशन में जुडिशरी नहीं है। लेकिन जब हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में हम हरदम ये पढ़ते हैं कि देयर आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो नहीं है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज तक एक्सप्लिसिट नहीं किया कि हम क्या है। तो मेरा सवाल, कभी कभी मैं जब ह्यूमन राइट्स को पढ़ रहा था, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहा था, तो आई यूज्ड टू थिंक कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है इसको लेकर और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर एक्सप्लिसिट कुछ नहीं कहता है। और जब भी रिजर्वेशन इन जुडिशरी का इश्यू आता है तो वो साइलेंट हो जाता है, क्योंकि ये कह दिया जाता है कि भाई जुडिशरी स्टेट नहीं है। तो इसलिए मेरे माइंड में ये सवाल उठता था कि जुडिशरी इज नॉट द स्टेट, देन व्हाट इज जुडिशरी? वेदर जुडिशरी इज अ नॉन स्टेट एक्टर, वेदर जुडिशरी इज अ प्राइवेट सेक्टर? नो। सो पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से, ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जुडिशरी भी स्टेट है। मैंने आर्टिकल 12 में जुडिशरी को इनकॉर्पोरेट किया है और इसका यह नतीजा हो रहा है कि जैसे आर्टिकल 12 में आप जुडिशरी को डाला, 16(4) में स्टेट की डेफिनेशन, स्टेट में जो रिजर्वेशन है अपॉइंटमेंट एंड पोस्ट में, रेड विथ आर्टिकल
224 एंड 217, सॉरी 124 एंड 217, तो आप अगर इसको एक्सपांड करेंगे तो रिजर्वेशन इन जुडिशरी का प्रोविजन बनता है। ये एक पहला जो है एस्पेक्ट मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट किया, ये पहला पॉइंट है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप ताली बजाएंगे, ताली बजाने के लिए बहुत सारी चीजें, अभी एक वन बाय वन आपको बताता हूं कि ह्यूमन राइट्स को, जो आज हमारे फंडामेंटल राइट्स केवल स्टेट के अगेंस्ट में एप्लीकेबल है, उसको मैंने स्टेट के अलावा, स्टेट की डेफिनेशन को एक्सपांड करने के बाद सबसे बड़ी बात जो किया है वो प्राइवेट सेक्टर पर अप्लाई किया है। क्यों प्राइवेट सेक्टर पर अप्लाई किया है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में सारा पैसा है। आज भारत का 87% जो वेल्थ है, जीडीपी का 87% वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर है या प्राइवेट हाउस होल्ड्स के अंदर है। स्टेट के पास यानी भारत सरकार, राज्य सरकार या कॉरपोरेशंस के पास केवल 13% जो है वो पैसा है। प्राइवेट एंटिटीज एंड प्राइवेट हाउस होल्ड्स एंड प्राइवेट कंपनीज के पास 87% पैसा है। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, मैं जब कहूंगा तो मैं ना बीजेपी को छोड़ रहा हूं ना कांग्रेस को छोड़ूंगा, क्योंकि दोनों टीम ए एंड टीम बी है। मुझे कभी कभी कांशीराम जी का वो याद आ जाता है, वो कहा करते थे एक सांपनाथ है और दूसरा, लेकिन पता नहीं सांपनाथ को पकड़ लिया, नागनाथ को छोड़ लिया, दोनों के काटने से जहर आता है, ऐसा मुझे लगता है। ये बात मैं सीख गया। कभी कभी लोग ये करते हैं कि नाक को छोड़ते हैं, सांप को पकड़ते हैं, कभी सांप को पकड़ते हैं, नाक को जो है वो छोड़ देते हैं। मेरे लिहाज से दोनों के काटने से जहर जो है वो चढ़ता है और दोनों में ही डेथ हो सकती है। इसलिए मैंने अपनी अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की पॉलिटिकल लाइन को क्लियर रखा है कि ना सांपनाथ को पकड़ना है ना नागनाथ को पकड़ना है, दोनों को कुचल कुचल के मारना है। इंडिया के अंदर दोनों को कुचल कुचल के मारना है। तो ये मेरी लाइन ऑफ थिंकिंग क्लियर है। तो इसलिए मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने वीपी नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट के बाद जब एलपीजी भारत के अंदर आया तो 2009 से लेके, उसके पहले का डेटा अवेलेबल नहीं है, 2009 से लेके अभी तक 50 लाख करोड़ रुपया टैक्सेस में छोड़ा गया। 50 लाख करोड़ रुपया टैक्सेस में छोड़ा गया और इसके अलावा 13 लाख करोड़ रुपए का एनपीए, बैंक का लोन डुबाया गया। ये डेटा मैं आपको 2009 से बता रहा हूं, इसके पहले का डेटा अवेलेबल नहीं है। आज जो 1% लोगों के पास 60% संपत्ति हो गई है, दुनिया के जितने भी क्रेडिट सोसाइटी एजेंसी है और भी स्टैंडर्ड स्टडीज है, वो सब कह रही है कि भारत के 1% लोगों के पास 60% संपत्ति हो गई है। लेकिन यह संपत्ति 1991 में यदि देखेंगे तो भारत के 1% लोगों के पास, भारत में उस समय 25% से कम संपत्ति थी, लेकिन आज 60% हो गई है। तो ये जो चेंज आया है वो आया है, कोई फेयर बिजनेस करके नहीं आया है। भारत के अंदर में कास्ट कैपिटलिज्म जातीय पूंजीवाद की वजह से, और जो लोग पॉलिटिकल साइंस पे स्टडी कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स पर स्टडी कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस वर्ड को एस्टैब्लिश करे, कास्ट कैपिटलिज्म। अभी एक बिलियनियर राज करके एक बुक पब्लिश हुआ है, लेटेस्ट, बिल्कुल एक फॉरेन ऑथर ने उसको रिसर्च किया है। उसमें ये लोग कैसे अमीर हुए इसके ऊपर में इनडायरेक्टली उसने लिखा हुआ है कि ये एक कास्ट के, दो कास्ट के लोग कैसे इतने अमीर हो गए। तो भारत में जातीय पूंजीवाद की वजह से ये लोग अमीर हुए। तो प्राइवेट सेक्टर के पास भारत की तमाम संपत्ति को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन यदि आज आप प्राइवेट सेक्टर से पूछने जाओ, हम लोग काम करते फील्ड में तो हमको मालूम है कि भाई आपके कंपनी में SC ST कितने हैं, OBC कितने हैं, माइनॉरिटीज कितने हैं, तो प्राइवेट सेक्टर आपको गेट के अंदर भी आने नहीं देता। यदि आप RTI करना चाहो तो प्राइवेट सेक्टर पर RTI अप्लाई नहीं होती। आप यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूछो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड प्लानिंग का जो डिपार्टमेंट है, वो कहता है कि भाई ये डेटा हम प्राइवेट को नहीं मांग सकते क्योंकि प्राइवेट के ऊपर हमारा लॉ अप्लाई नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर जो है वो वॉलंटरी चाहे तो इसको कर सकता है या नहीं कर सकता। यानी प्राइवेट सेक्टर लेबर लॉस को छोड़कर, IT के लॉ को छोड़कर, कंपनीज लॉ को छोड़कर, थोड़े से एनवायरमेंटल लॉस को छोड़कर, जहां तक वेल्थ का सवाल है,
जहां तक डिस्क्रिमिनेशन का सवाल है वो प्राइवेट सेक्टर पर अप्लाई नहीं हो रहा है। तो मैंने जो दूसरा सबसे बड़ा काम इसमें किया है वो ये किया है कि ह्यूमन राइट्स को केवल गवर्नमेंट पर ही एप्लीकेबल नहीं किया है, उसको प्राइवेट सेक्टर पर भी अप्लाई किया है, उसको धार्मिक सेक्टर पर भी अप्लाई करवाया है, उसको ज्यूरिस्टिक पर्सन यानी इंडिविजुअल व्यक्तियों पर भी अप्लाई किया है। इसका मतलब ये कि भारत में जो भी भेदभाव करेगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या चाहे वो मंदिर हो, उसको रिपेरेशन भरपाई करके देना पड़ेगा। ये इसका सिंपल मीनिंग होता है। उसके ऊपर लॉ बनाकर आप रिपेरेशन ले सकोगे, कॉम्पनसेशन ले सकोगे, वहां जॉब्स का प्रोविजन कर सकोगे। और अगर ये लॉ ज्यादा अप्लाई हो गया तो मंदिरों की संपत्ति का जो है वो राष्ट्रीयकरण यदि ना भी कर सको तो 50% टैक्स में वापस ला सकोगे बजट के अंदर में। ये सेकंड जो है वो प्रोविजन इसमें किया है। दैट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इससे क्या होगा कि जो भेदभाव है वो भेदभाव पूर्णतः समाप्त करने की तरफ हम जाएंगे। दूसरा, हमें राइट्स मिलेंगे। तीसरा, इकोनॉमिक इक्वालिटी आएगी। ये इसका जो है वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तीसरा, आज भारत के आर्टिकल 17 को यदि आप पढ़ेंगे तो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया गया, लेकिन अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने के लिए क्या लॉ और मेजर्स बनाना है, इसको लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट और गवर्नमेंट पर छोड़ा। अनटचेबिलिटी का प्रोपोगेशन, इंसाइटमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोपोगेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अगर कोई एट्रॉसिटी कर लेता है तो ऑफेंस है, लेकिन अस्पृश्यता का प्रचार करता है, कास्ट सिस्टम का प्रचार करता है, वर्ण सिस्टम का प्रचार करता है, आदिवासी है, जंगली गवार है, इसका प्रचार करता है, तो टेक्निकली वो आपको कोई लॉ के दायरे में आप उसको नहीं ला सकते। तो मैंने जो प्रोविजन किया है इसमें ऐसा प्रचार करने वाले, प्रोपोगेट करने वाले, इंसाइट करने वाले तमाम लोगों के लिए केवल जेल जाने का लॉ ही नहीं होगा, उनको बैन करने का भी प्रोविजन लाया है। और यदि वो ऐसा करते हैं तो उससे जो लॉस हुआ, साइकोलॉजिकल लॉस और सोशल लॉस हुआ है, इकोनॉमिकल लॉस हुआ है, उसकी भरपाई सरकार के बजट से नहीं होगी, उनकी संपत्ति को बेच के रिकवर करके की जाएगी। ये लॉ ऑफ रिपेरेशन का तीसरा मेजर प्रोविजन है जो इसमें मैंने लाया है। चौथा, जो डिस्क्रिमिनेशन का थ्योरी है, डिस्क्रिमिनेशन की जो प्रोविजन है आर्टिकल 15 में, उसको बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपांड किया है। जैसे नेशनैलिटी के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन, जेनेटिक्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन, ये चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी नहीं है आर्टिकल 15 में, उसको मैंने इनकॉर्पोरेट किया है। और आर्टिकल 15(4) के अंदर में अफर्मेटिव एक्शन रिजर्वेशन के अलावा अफर्मेटिव एक्शन हो प्राइवेट सेक्टर के अंदर में, इसका प्रोविजन लाया। और वो अफर्मेटिव एक्शन SC ST को हो, उसके साथ साथ OBC को हो, उसके साथ माइनॉरिटीज को हो, ये प्रोविजन मैंने उसमें लाया। यानी आरक्षण के साथ अफर्मेटिव एक्शन का प्रोविजन जो हमारे संविधान में प्रिवेलिंग नहीं है, उसको आर्टिकल 15(4) में मैंने इनकॉर्पोरेट किया है। ये इसका एक मेजर जो है वो फीचर है। उसके बाद भारत में क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जीनोसाइड, जो जीनोसाइड है जो गुजरात में हुआ वो जीनोसाइड है, लेकिन वैसा जीनोसाइड भारत में भी हो सकता कहीं और, लेकिन जीनोसाइड के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है। एट्रोसिटी अगर खैरलांजी में जैसे हुई या देश में एक दिन में 13-13, 12-12 एट्रोसिटी हो रही है, उसमें हीनियस एट्रोसिटीज हो रही है, ये एट्रोसिटी भी क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है ह्यूमन राइट्स के हिसाब से, उसका प्रोविजन मैंने उसमें लाया है। और सेम उसके लिए जो रेमेडी बताई, जेल एक है, जेल के अलावा बैन करना दूसरा है, लेकिन कॉम्पनसेशन के अलावा रिपेरेशन, यानी जो लोग करेंगे उनसे भरपाई करके लेना, ये सारा प्रोविजन क्राइम्स अगेंस्ट जो है वो ह्यूमैनिटी और जीनोसाइड के लिए लाया है। ये उसका नेक्स्ट प्रोविजन है। उसके बाद आर्टिकल 19 और 21 में जो हमारे जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, उन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को एक्सपांड किया है। जैसे आर्टिकल 19 में राइट टू प्राइवेसी, अभी सुप्रीम कोर्ट को जब डिसीजन दिया तब जाके माना गया कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, लेकिन राइट टू प्राइवेसी इज ऑलरेडी अ ह्यूमन राइट इन ICCPR 1966। अगर आप इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को पढ़ेंगे तो राइट टू प्राइवेसी ऑलरेडी ह्यूमन राइट है, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये साइलेंट होने की वजह से हर चीज का इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ता है। राइट टू प्राइवेसी
राइट टू पिटिशनिंग, आज आप कोई भी सरकारी अधिकारी है, आज आरटीआई के अलावा आपकी कोई समस्या है, आप उसको कंप्लेंट करो या पिटिशन करो, तो वो बाइंडिंग नहीं है कि उस पिटिशन के ऊपर वो ऑर्डर दे, उसको डिस्पोज ऑफ करे या उसके ऊपर कोई रेमेडी दे, उसके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है। ऑफिसर फॉरवर्ड करता है, फिर ऑफिसर को फॉरवर्ड कर देता है, लेकिन आपको रेमेडी नहीं मिलती, फिर आखिरी हाई कोर्ट जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। लेकिन राइट टू पिटिशन में हाई कोर्ट और सुप्रीम के अलावा जितनी पब्लिक अथॉरिटीज है, यानी 24 सरकारी अधिकारी है, उनके ऊपर यह बाइंडिंग आएगा कि आपने यदि कोई कंप्लेंट की तो उसको 10 दिन में, 15 दिन में, जो भी टाइम बनेगा लॉ में, उसमें उसको एक्शन लेना पड़ेगा, उस पर निपटारा करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको उसके ऑफिस रूल्स के तहत भी पनिशमेंट हो सकती है, और यदि उसके इस गलत एक्शन से आपको लॉस हो गया तो भरपाई उसको अपने सैलरी से कर देना पड़ेगा। ये उसका प्रोविजन है, इसको राइट टू पिटिशनिंग कहा जाता है। इसके बाद एक बड़ा यूनिक प्रोविजन मैंने लाया है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जिन्होंने यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को 1950 में साइन किया, वो 28 देशों में, चाहे लैटविया हो, चाहे एस्टोनिया हो, चाहे यूरोप की जितनी कंट्रीज हो, उन कंट्रीज में एक बड़ा यूनिक प्रोविजन है, दैट इज कॉल्ड द प्रोविजन ऑफ इनिशिएशन। प्रोविजन ऑफ इनिशिएशन यानी लॉ को इनिशिएट कर सकते आप। आज भारत में कानून को आप इनिशिएट करने के लिए यदि आप एमपी एमएलए नहीं है तो आप बिल डायरेक्टली पार्लियामेंट में या असेंबली में नहीं टेबल कर सकते, आज हमारे रूल्स के हिसाब से और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। लेकिन मैंने इसमें राइट टू सिटीजन्स बिल को प्रोविजन किया है कि भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वो एमपी हो या एमएलए नहीं हो, यदि उसको संविधान समझता है, कानून समझता है, तो वो बिल बना के पार्लियामेंट को दे सकता है, और पार्लियामेंट के ऊपर ये बाइंडिंग होगा कि वो टेबल करेगा उस बिल को। जो कमेटी है, जो पार्लियामेंट की कमेटी रहेगी, वो उसको स्क्रूटनाइज करके उसको टेबल करेगी। इस व्यक्ति को केवल वोटिंग राइट नहीं होगा, लेकिन पार्लियामेंट को इसको सुनना पड़ेगा। सिटीजन्स बिल का एक यूनिक प्रोविजन मैंने इसके अंदर में लाया है। मैं समझता हूं ये एक बड़ा एडवांस प्रोविजन है। इसके साथ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में प्रिजनर्स के अधिकार, जिनको कन्विक्शन हुआ उनके अधिकार, जिनको कन्विक्शन नहीं हुआ उनके अधिकार, इस तरह के जो एडवांस राइट्स है वो लाया है। राइट टू लाइफ में राइट टू एनवायरनमेंट को इंक्लूड किया है। इसके साथ में जो है ये सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को एक्सपांड करने के साथ मैंने इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स को एक्सपांड किया है। जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार है, जैसे भूमिहीनों को भूमि का अधिकार, अधिकार के रूप में आवास का अधिकार, उसके बाद साथ में आपका जो है एम्प्लॉयमेंट का अधिकार, इसके साथ में जो है वो फेयर रेम्यूनरेशन यानी मिनिमम वेजेस से अच्छे फेयर वेजेस का अधिकार, इसके साथ बच्चों के अधिकार, माताओं के अधिकार, पिताओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशंस के अधिकार, इस तरह के जो तमाम आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार है उनको इनकॉर्पोरेट किया है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसके साथ कलेक्टिव राइट्स यानी राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू एनवायरनमेंट, ये तमाम लोगों का कलेक्टिव राइट है, इसको इनकॉर्पोरेट किया है। इसके साथ में कलेक्टिव राइट आदिवासियों के इंडिजिनियस राइट्स है, इसको इनकॉर्पोरेट किया है। आर्टिकल 25 के अंदर में जो बुद्धिस्ट, जैन और सिखों को हिंदू माना गया है उसको सेपरेट किया है अमेंडमेंट करके। और धर्म का अधिकार, ये धर्म का अधिकार केवल किसी धर्म को मानना ही नहीं होता, फेथ एंड ओपिनियन का भी अधिकार है। और यदि कोई चाहे तो धर्म रख सकता है, कोई नहीं चाहे तो वो अधार्मिक भी हो सकता है, उसका भी एक कॉलम होना चाहिए। ये प्रोविजन भी उसके अंदर में मैंने लाया है। ये मैं समझता हूं कि एक इंपॉर्टेंट इसके अंदर डेवलपमेंट है। इसके साथ इसको बाइंडिंग करने के लिए हर जगह, हर आर्टिकल में ये लिखा है कि पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़ेगा, नीति बनाना पड़ेगा, इस तरह की कानून और नीति बनाना पड़ेगा। और यदि पार्लियामेंट ये कानून और नीति नहीं बनाता है और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो फिर सरकार को जो है भरपाई करके देना पड़ेगा, रिपेरेशन देना पड़ेगा। पार्लियामेंट यदि कानून नहीं बनाता, सरकार यदि बिल नहीं लाती और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ और कोई ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को अप्लाई किया,
सुप्रीम कोर्ट को अप्लाई किया तो सुप्रीम कोर्ट और एनएचआरसी ऑर्डर देगी और सरकार को वो भरपाई कर देना पड़ेगा। ये एक प्रोविजन उसमें किया। और एमपीज को छोड़ के जितने अधिकारी इसमें वायलेशन में पाए जाएंगे उनके सैलरी से ये रिकवर किया जा सकता है, उनको रिमूव किया जा सकता है। ये एक प्रोविजन इसमें लाया है, ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इसके साथ हमारे जो इलेक्टेड एमपी एमएलएज है, जो हमारे मिनिस्टर है, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आज हमारे संविधान में, जैसा नितिन जी आपको कुछ इंडिकेशन दे रहे थे कि भाई अगर मैं ये कर लूं, ये वायलेशन हो जाए, तो मैं मेरे गवर्नर के अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले सकता, मैं मेरे प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकता। यस, इट इज ट्रू। क्यों? क्योंकि आप हमारे जितने पब्लिक सर्वेंट्स हैं, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और द गवर्नर और द प्रेसिडेंट, करप्शन के लिए तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत उनको आप केस फाइल कर सकते हो, उसके लिए भी प्रायर परमिशन की जरूरत होती है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के लिए आप अपने एमपी को भी रिमूव नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते। तो मैंने एक प्रोविजन लाया है कि भारत का कोई भी नागरिक यदि उसके पास एविडेंस है और अगर वो प्रूफ कर सकता है कि ये अमुक मंत्री ने या प्राइम मिनिस्टर ने भारत के संविधान का ये मेजर वायलेशन किया है, तो वो पार्लियामेंट को कंप्लेंट करेगा। पार्लियामेंट की एक कमेटी इसको स्टडी करेगी, रिपोर्ट देगी और पार्लियामेंट उसको कंसिडर करेगी, वोटिंग करेगी। और यदि पार्लियामेंट ने वोट कर दिया तो हम अपने प्राइम मिनिस्टर को भी रिमूव कर पाएंगे। ये प्रोविजन जो है मैंने इसके अंदर में लाया। हम हमारे गवर्नर्स को रिमूव कर पाएंगे, एमपीज को रिमूव कर पाएंगे और राष्ट्रपति को तो रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट है। और आगे मैं प्रोविजन लाने वाला हूं जजेस को लेके, वो एक अलग बिल है। नितिन है, इन लोगों के साथ बातचीत करूंगा कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को क्या कैसे लाया जाए, वो आगे का एक बिल है, आज इसमें नहीं है, पर वो भी हम आगे जो है वो लाएंगे। तो ये प्रोविजन है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो एक ऐसी संस्था है जो बड़ी सम्मानित संस्था है, हम सब सम्मान करते हैं उसका, लेकिन ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कभी भी जजेस का मत एक नहीं होता, कभी एक नहीं होता। कभी 3 कुछ और बोलते, 2 और बोलते, 5 जजेस की बेंच कुछ और बोलती, 7 जजेस की बेंच और कुछ बोलती, 13 जजेस की बेंच और कुछ बोलती है। और आप रिव्यू पिटीशन करते रहो, नया नया इंटरप्रिटेशन में चले जाते रहो और उसका लॉ बनता नहीं है, उसका इंप्लीमेंटेशन होता नहीं। तो इसलिए मैंने सोर्स ऑफ लॉ आर्टिकल 13 में और इंटरप्रिटेशन कैसा किया जाए इसके सिद्धांत इस अमेंडमेंट बिल में दिए हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे कोई भी पब्लिक अथॉरिटी हो, उसको संविधान का, कानून का इंटरप्रिटेशन ये मानव अधिकारों को ध्यान में रख के ही करना है। वो इस तरह से इंटरप्रिटेशन किया जाता है। इसका प्रोविजन मैंने इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाया। और सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस देश में दिल्ली के अलावा बनाई जाए, इंक्लूडिंग नागपुर, क्योंकि हम नागपुर में बैठे हुए हैं, ताकि देश के लोगों को अपने मानव अधिकारों के प्रोटेक्शन के लिए दिल्ली ना जाना पड़े, दिल्ली देश के लोगों के पास आए। ये प्रोविजन जो है मैंने उसमें लाया। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस, पर्टिकुलरली 6 बेंचेस नागपुर के अलावा जहाँ श्रीनगर में है, फिर आपके बेंगलोर में है, असम के इधर में है, ऐसा मैंने उसमें सजेस्ट किया है। मैं समझता हूँ ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को मैंने ये प्रोविजन लाया है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को ये पावर होगा कि केवल वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज को ही नहीं, पब्लिक अथॉरिटीज को ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर और कल्चरल इंस्टीट्यूशन और नॉन स्टेट एक्टर। नॉन स्टेट एक्टर यानी कौन? आरएसएस। आरएसएस इज अ नॉन स्टेट एक्टर। इस तरह की जो अलकायदा नॉन स्टेट एक्टर, आईएसएस नॉन स्टेट एक्टर, इस तरह की जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, वो नॉन स्टेट एक्टर्स को भी प्रोब कर सके ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के लिए, और अप्रोप्रिएट रेमेडीज का पावर उसमें दिया है। ये मैं इंप्लीमेंटेशन पार्ट के लिए ह्यूमन राइट्स के अंदर में लाया है। और भारत के संविधान की 7वीं जो अनुसूची है, 7th शेड्यूल जो है, उसमें यूनियन लिस्ट में एंट्री 12 में यूनाइटेड नेशंस के साथ ट्रीटीज एंड इंटरनेशनल लॉ को इनकॉर्पोरेट किया है, और उसके साथ कॉन्करेंट लिस्ट में ह्यूमन राइट्स की एंट्री को लाया है, इंडिजिनियस राइट्स की एंट्री को लाया है, ताकि पार्लियामेंट के साथ साथ असेंबली को भी ह्यूमन राइट्स पे लॉ बनाने का राइट हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जब हमने प्रैक्टिकली काम किया तो स्टेट्स बोलती कि हमारा राइट ही नहीं है, पार्लियामेंट जब तक कानून नहीं बनाएगा हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने
क्योंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, तो ये राइट पार्लियामेंट और असेंबली दोनों को दिया है कि ये लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों कानून बना सकते हैं। और ये सेटल्ड प्रिंसिपल है कि अगर स्टेट लॉ कंट्रावेंशन में हो पार्लियामेंट के लॉ के, तो वो नल एंड वॉइड होता है, यूनियन लॉ प्रिवेल करता है, वो तो ऑलरेडी सेटल्ड पोजीशन है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में इसकी एंट्री लाई है। तो मैं समझता हूं कि ये मेन फीचर्स है ह्यूमन राइट्स के बिल के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो प्रोविजंस है। और भारत के इतिहास में आज तक भारत के संविधान में ह्यूमन राइट्स को सिस्टमैटिकली लाने के लिए किसी नेता ने, किसी पार्टी ने कोशिश नहीं की। ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी कोशिश है जो अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया ने की है। और मैं भारत के लोगों से ये निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि यह अधिकार विजय मान करके नहीं है, यह अधिकार केवल इस हॉल में बैठे हुए लोगों के नहीं है, यह अधिकार केवल SC ST के ही नहीं है, OBC माइनॉरिटीज के ही नहीं है, यह अधिकार भारत के 130 करोड़ लोगों के हैं। और इसलिए भारत के 130 करोड़ लोगों से मैं ये विनती करता हूं कि उन्होंने अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के इस बिल को सपोर्ट करना चाहिए। भारत के लोगों को मैं अपील कर रहा हूं, क्योंकि ये अधिकार किसी एक व्यक्ति के नहीं, किसी एक सेक्शन के नहीं। ये पहला पार्ट हुआ ह्यूमन राइट्स के, 2 अमेंडमेंट बिल है। एक बिल के लिए आधे राज्यों की सम्मति लगेगी, क्योंकि उसमें मैंने जुडिशरी में भी रिजर्वेशन लाने की कोशिश की है। और महत्वपूर्ण बात है, हर जगह ओथ जो लेते हैं, चाहे राष्ट्रपति हो, गवर्नर हो, या मिनिस्टर्स हो, या MP हो, वो हर एक के ओथ में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है जनरली। उस ओथ में मैंने अभी ये लाया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हम ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट करेंगे। और हमारा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ जस्टिस और ह्यूमन राइट्स को इनकॉर्पोरेट किया है, ताकि भारत की संविधान की प्रस्तावना दुनिया में सबसे बेस्ट हो जाए, जो ऑलरेडी है। ये प्रोविजन भी मैंने भारत के प्रस्तावना में लाया है। ये पहला पार्ट है जो मैं समझता हूं कि इंपॉर्टेंट है। ये बिल बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं इसको फाइनल नहीं मान रहा हूं। कोई भी कानून जब हम प्रपोज करते हैं वो फाइनल नहीं होता है। पार्लियामेंट अपने डिस्क्रिप्शन में, भारत के नागरिक अपने ओपिनियन में इस पे ओपिनियन दे सकते हैं, इस पे सजेशन दे सकते हैं। मैं उसको वेलकम करूंगा, मैं इसको फाइनल नहीं बोल रहा हूं। भले ही मैंने बहुत मेटिकुलसली इसको बनाया, लेकिन इसमें और भी चीजें लाने का स्कोप है, ये मैं जानता हूं। लेकिन क्योंकि हम भारत के प्रिवेलिंग संविधान में ये अमेंडमेंट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा मिडिल पाथ अडॉप्ट करके मैंने कॉम्प्रोमाइज फार्मूला निकाला है। लेकिन इसमें और भी चीजें आने का स्कोप हो सकता है। अगर भारत के लोग सजेस्ट करेंगे तो मैं उसको वेलकम करूंगा। और मेरा ये मानना है कि यदि भारत के संविधान में ये मानव अधिकार ला लिए, तो फिर हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं। भारत के लोगों को ऐसा एक मोदी नहीं, अगर 10 मोदी भी आएंगे तो भारत के लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। ये एक महत्वपूर्ण बात है। वाई? एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, लॉर्ड ओलिवर होम्स ने एक महत्वपूर्ण बात कही है, जो US के बड़े जूरिस्ट थे। उन्होंने एक बात कही है, कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट इंटेंडेड, कॉन्स्टिट्यूशंस आर इंटेंडेड फॉर द प्रोविजंस ऑफ प्रैक्टिकल एंड सब्सटैंशियल राइट्स, नॉट टू मेंटेन द थियरीज। यानी संविधान में थियरी नहीं लिखी जाती है, संविधान में प्रैक्टिकल राइट्स और सब्सटैंशियल राइट्स का एग्जैक्ट प्रोविजन किया जाता है। यदि वो एग्जैक्ट प्रोविजन किया जाए तो फिर संविधान इफेक्टिव होते। ये एक बात जूरिस्ट ओलिवर होम्स ने जो है ये कही थी 1904 में। ये एक बहुत इफेक्टिव बात है जिसको मैंने याद रखी। दूसरा, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में डिकर्सन ने ये कहा है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द वर्ड्स मस्ट चेंज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड। यानी जैसे दुनिया बदलती है वैसे संविधान के शब्द बदलना चाहिए। ये दूसरी बात कही थी। ये दोनों बातों को मैंने ध्यान में रखा। और एक बात जो मुझे समझ में आई, जो नितिन जी कह रहे थे, उस दिन भी मेरी चर्चा हुई ऑफिस में उनसे, तो वो एक बात कह रहे थे कि सर हमारे जो फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फाउंडिंग फादर्स है, उन्होंने सोचा कि हम इतना अच्छा संविधान बना रहे हैं, हमारे देश के लोग अच्छे रहेंगे, तो उन्होंने अच्छे लोगों के लिए संविधान बनाया। लेकिन भारत में बुरे लोग ज्यादा है, तो जब तक जो है बुरे लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो संविधान इंप्लीमेंट होने में हरदम दिक्कत रहेगी। ये वो बात बोल रहे थे। ये बात बहुत दिनों से मेरे माइंड में चल रही थी, इसलिए एक बात मैंने कहा, एक बात को नया ओपिनियन मैंने बनाया। हाउएवर बैड द पीपल में बी, however bad the people may be who are called upon to work upon the constitution, howsoever bad the people may be who are called upon to work upon the constitution, the constitution will be proven a good lot if it is having good enough
principles and provisions, if it is having good enough principles and provisions. Therefore, constitutional morality may be desirable. Therefore, constitutional morality may be desirable. But what is essentially required is constitutional legality. What is required is constitutional legality. Constitutional legality. अगर संविधान में ये प्रोविजन ला लिया जाए तो चोर व्यक्ति भी अगर आए तो संविधान उसको रूल करने नहीं देता। ये अगर सीखना है तो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन देखो, रवांडा का देखो, युगांडा का देखो, नाइजीरिया का देखो, यूक्रेन का देखो, एस्टोनिया का देखो, आपको यह पता चल जाएगा कि दुनिया के जितने मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा बनाया कि वहां कोई हिटलर पैदा नहीं हो सकता। ये मॉडर्न जो है वो प्रोविजंस है। तो इसलिए यदि हमको लगता है कि मोदी जैसा इंसान चुन के भी आ जाए लेकिन वो भारत के लोगों के अधिकार का वायलेशन ना कर सके, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन ना कर सके, तो मोदी को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के तहत, ह्यूमन राइट्स के तहत लटकाने की जरूरत है। लटकाने की जरूरत है। आपकी भाषा में कह रहा हूं, दैट इज कॉल्ड द बाइंडिंग फोर्स, दैट इज कॉल्ड द ऑब्लिगेशन, दैट इज कॉल्ड द लाइबिलिटीज। आपके लैंग्वेज में उसको पकड़ लिए, उसको बाइंड कर दिए, बोला भैया ठीक है, अच्छा है, तू प्राइम मिनिस्टर बन जा, रूल कर ले, अपनी दिल की तमन्ना पूरी कर ले, लेकिन भारत को तू आज भी आने नहीं देगा। अगर आज आएगा तो हम तेरे को हटा देंगे। ये ह्यूमन राइट्स का प्रोविजन होता है। और ज्यादा वायलेशन करेगा तो उसके लिए करप्शन और राफेल देखने की जरूरत नहीं। ज्यादा वायलेशन किया तो क्रिमिनल लॉ होगा और तुझे जेल भी जाना पड़ सकता है। दैट शुड बी द प्रोविजन। तो ये प्रोविजंस के तरफ मैंने इसका पहला इनकॉर्पोरेशन किया है। मैं समझता हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।